नमस्कार दोस्तों। अब हम आज बात करते हैं, हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था गुप्तकालीन प्रशासन। तो गुप्त काल के बाद में जो है भारत पर जो शासन किया, गुप्त काल के बाद में जो है भारत का जो शासन है उसका विखंडन हो गया। गुप्त काल में ही भारत में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया, जिसमें दक्षिण भारत के राजवंशों ने, पूर्वी भारत के जो कुछ राज्य है उन्होंने, तथा राजपूत राज्यों का भी जो है उदय होना प्रारंभ हो गया। तो अब हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पुष्यभूति वंश की जो जानकारी को जो स्रोत है वो हमको स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पुष्यभूति वंश के जो जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं दोस्तों, तो स्रोत मिलते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में बाणभट्ट की जो रचना है, मुख्य जो साहित्यिक स्रोत है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में पुष्यभूति वंश के स्रोत मिलते हैं। हेनसांग और इत्सिंग की रचना में, हेनसांग और इत्सिंग की रचना में, जो क्योंकि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तथा हेनसांग ने जो है एक लंबे समय तक जो है इसका हर्षवर्धन के दरबार में रहा, जो बौद्ध मतानुयायी था। और इत्सिंग के विवरण भी जो है हर्षकालीन विवरणों के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें जो है बांसखेड़ा 628 ईस्वी और मधुबन 631 ईस्वी ताम्रपत्र लेख, बांसखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र लेख है जो पुष्यभूति वंश के बारे में जो है जानकारी देते हैं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख 628 ईस्वी और मधुबन ताम्रपत्र लेख 631 ईस्वी जो है इसके बारे में जानकारी देते हैं। नालंदा और सोनीपत ताम्रलेख, नालंदा और सोनीपत के ताम्रलेखों से पुष्यभूति वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। हर्षचरित का जो लेखक है बाणभट्ट, यह प्रथम इंपॉर्टेंट है, प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है इसको। प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य जिसके 5वें और 6ठे अध्याय में जो है हर्षकालीन प्रशासन और हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। भारतवर्ष में जो कोई भी जो ऐतिहासिक जो लिखे गए साहित्य लिखा गया, लेकिन जो प्रथम जो ऐतिहासिक महाकाव्य है वो बाणभट्ट का क्वेश्चन आ जाएगी। प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य किसे माना जाता है? तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य दोस्तों माना जाता है। इसके अलावा हर्ष की जो मुद्रा जो है सोनीपत में एक मुहर प्राप्त हुई है, उस मुहर में हर्ष का नाम क्या मिलता है? हर्षवर्धन। हर्ष की जो मुद्रा है उस पर इसका नाम वर्धन मिलता है। तथा हुएनसांग ने हर्ष को, हेनसांग जो आया था, हेनसांग ने हर्ष को फ्योसी अर्थात वैश्य बताया है, अर्थात वैश्य मतलब बढ़िया वर्ग का बताया है। और जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथों में भी जो है हर्ष को वैश्य बताया है। तथा जो हर्षचरित में जो पुष्यभूति वंश की जो वंशावली दी है, वंशावली जो दी है हर्षचरित में, उस वंशावली में इनको चंद्र से इनकी तुलना की है। चंद्र वंश से जो है हर्षचरित में जो है पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र से की है। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभूति था, इसलिए इस वंश का नाम है पुष्यभूति वंश हुआ। लेकिन इसका जो प्रथम और जो मुख्य जो राजा हुआ वो राजा हुआ प्रभाकर वर्धन। जो मुख्य राजा हुआ प्रभाकर वर्धन, इसलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहा गया। इस वंश को वर्धन वंश भी जो है
प्रभाकर वर्धन जो प्रथम राजा हुआ जिसको, तो इस वजह से इस वंश को जो है वर्धन वंश भी कहा गया। प्रभाकर वर्धन को हूण हरिकेसरी, हूण हरिकेसरी, हूण हरिकेसरी तथा गुर्जर प्राजुत्ता कहा गया। मतलब हूणों को पराजित करने के कारण प्रभाकर वर्धन को हूण हरिकेसरी और गुर्जर प्राजोता जो है उपाधि जो है इसको दी गई। इसने अपनी राजधानी जो है प्रभाकर वर्धन ने, जो पुष्पभूति वंश की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, इनकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है ये, थानेश्वर हरियाणा, करनाल के पास, करनाल के पास में जो है इनकी राजधानी थी थानेश्वर में। प्रभाकर वर्धन की जब प्रभाकर वर्धन ने, तो देखो अब हम बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन का जो है, अब बताता हूं मैं कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन। राज्यवर्धन है जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था राज्यवर्धन, लेकिन यह जो है शासन नहीं करना चाहता था। इसने बोला कि मेरी शासन में करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जो है प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र, लेकिन जो है वंश परंपरा के अनुसार शासन चलता है, तो प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र को राज्यवर्धन को शासन दिया। और इनकी एक बहन भी थी राजश्री, राजश्री। तो इन्होंने जब अपनी बहन की शादी है, इन्होंने मालवा के जो इन्होंने अपनी बहन की शादी है, जो उस समय अपनी बहन की शादी की इन्होंने राजश्री की कन्नौज के मौखरी राजा, कन्नौज के मौखरी राजा देव वर्मा के साथ में, कन्नौज के मौखरी राजा देव वर्मा के साथ में अपनी बहन की शादी की। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां ऐसी बनी दोस्तों कि देव वर्मा के साथ में जब कन्नौज के मौखरी, जो कन्नौज जो था सत्ता का जो केंद्र, गुप्त काल के बाद में जो सत्ता का मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा वो कन्नौज रहा। तो उसके बाद में जब कन्नौज में उन्होंने अपनी जो है अपनी बहन की जो शादी है कन्नौज के मौखरी राजा देव वर्मा के साथ में कर दी। लेकिन कन्नौज जो है सत्ता का मुख्य बिंदु था, तो मालवा के जो शासक देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक गौड़ ने मिलकर जो है एक अभियान चलाया और मिलकर इन्होंने जो है देव वर्मा की हत्या कर दी। राज्यवर्धन राजा बने। राज्यवर्धन राजा बनते ही उनके सामने एक समस्या आ गई कि अपनी बहन का है जो है अपना नंदोई है, बहनोई है, उन्होंने खो दिया बहन का पति। बहनोई को खोने के बाद में राज्यवर्धन को दुख हुआ और राज्यवर्धन ने इनके खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन उस अभियान में बंगाल के शासक शशांक गौड़ ने जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और राज्यवर्धन की हत्या करने के पश्चात उन्होंने जो कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजश्री भागकर जो है जंगल की तरफ चली गई। राजश्री भागकर जंगल की तरफ चली गई क्योंकि भाई उसका पति नहीं रहा दोस्तों। पति नहीं रहने के अलावा जब उनका पति नहीं रहा, उसका राजश्री का पति नहीं रहा और पति ना रहने के अलावा उसके बाद में उनके सामने एक समस्या और आई कि अपना बड़ा भाई भी एक हो चुकी थी युद्ध में। तो जब बहन राजश्री ने सोचा कि मुझे अब जाने में, ये तो वो जंगल में विंध्याचल पर्वत पर ये जो है वहां पर चली गई और आत्महत्या करने का विचार करने लगी। तो उसी समय हर्षवर्धन ने अपने मित्र दिवाकर मित्र की जो है दिवाकर मित्र की सहायता से इन्होंने राजश्री को ढूंढ निकाला और उसको मरने से बचाया।
उसके पश्चात जो है हर्षवर्धन को जो है प्रधानमंत्री या जो मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद ने हर्ष को शासक नियुक्त किया और 16 वर्ष की आयु में हर्ष जो है शासक बना। और हर्ष जो पुष्यभूति वंश है, इसका जो मुख्य शासक हुआ हर्षवर्धन हुआ और इस वंश को पुष्यभूति वंश के अलावा वर्धन वंश भी कहा जाने लगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मैंने आप सबसे पहले बताया कि पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति वंश का उदय हुआ गुप्त काल के बाद में। गुप्त काल के बाद में इस वंश का उदय हुआ। इस वंश के जो राजधानी थी पुष्यभूति वंश की, इन वंश की राजधानी थी थानेसर, जो हरियाणा के करनाल में पड़ता है। इस वंश की जो राजधानी थी थानेसर, हरियाणा के करनाल में पड़ता है। और इस जो राजवंश के बारे में जो ऐतिहासिक जो स्रोत है, वो इस राजवंश के जो ऐतिहासिक स्रोत है वो मिलते हैं बाणभट्ट कृत हर्षचरित, जो प्रथम सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसके 5वें और 6ठे अध्याय में हर्षवर्धन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो हेनसांग और फायान और इत्सिंग, हेनसांग और इत्सिंग जो विदेशी जो यात्री थे, चीनी यात्री, इन चीनी यात्रियों के विवरण भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देते हैं। फ्योसी, हर्षवर्धन की जो जाति बताई है फ्योसी, तथा जो बाणभट्ट की जो वंशावली है हर्षचरित, इस वंशावली में भी चंद्र जो है, इनको चंद्रवंश का बताया, पुष्यभूति जो लोग हैं इनको चंद्रवंश का बताया है। तथा हर्षवर्धन जब इस वंश का जो प्रथम संस्थापक है वो पुष्यभूति हुआ। पुष्यभूति के बाद में जब और इनके जो अभिलेखीय साक्ष्य, जो बांसखेड़ा 628 ईस्वी, मधुबन 631 ईस्वी, ताम्रलेख, नालंदा और सोनीपत्र के ताम्र लेखों से इसके वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश का जो मुख्य संस्थापक हुआ वो हुआ पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद में इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे थे। पहला है बड़ा राज्यवर्धन, उसकी एक बहन राजश्री और हर्षवर्धन। अपनी बहन राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी शासक देववर्मा के साथ में इन्होंने किया। देववर्मा के साथ में विवाह हुआ और राज्यवर्धन उसी समय उसके बाद में शासक बना। लेकिन कन्नौज के जो मौखरी शासक देववर्मा की जो है, कन्नौज जो है राजनीति का गुप्त काल के बाद मुख्य केंद्र बन गया, तो मालवा के देवगुप्त और बंगाल के शशांक गौड़ ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। राजश्री ने जो अपने आप को आत्महत्या करने जा रही थी, अपने मित्र दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने उसको खोज निकाला और उसकी जान बचाई। और 16 वर्ष की आयु में, अल्पायु में, 16 वर्ष की अल्पायु में प्रधान परिषद, मंत्री परिषद की जो सहायता से, उसके कहने पर हर्षवर्धन जो है शासक बना और जिसका कालक्रम है 606 से 647 ईस्वी। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे दोस्तों अब हम। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन जो है शासक बना, थानेश्वर ही इसकी राजधानी थी, लेकिन हर्ष ने बौद्ध जो है गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त से वापस कन्नौज को छीन लिया और कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया। तथा 5 राज्यों, तथा हर्ष ने 5 राज्यों पंजाब, मिथिला, उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा, और उड़ीसा पर जो है अपना शासन करना प्रारंभ किया। पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा, और कन्नौज को इसने बनाया अपनी राजधानी। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
हेनसांग के अनुसार हेनसांग कहता है कि बंगाल के शशांक गौड़ वही शशांक गौड़ है, बंगाल का जो शशांक गौड़ है। हेनसांग कहता है कि शशांक गौड़ इतना धर्मांध था कि इसने बोधि वृक्ष क्वेश्चन आ जाए कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बौद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति, वही बोधि वृक्ष है जो मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस बोधि वृक्ष को शशांक ने जो है कटवा दिया। उसके अलावा शशांक को अधम गौड़ सर्प कहा गया। शशांक गौड़ था तो इसको अधम गौड़, अधम मतलब अंधा, अधम गौड़ सर्प मतलब अंधे सर्प के समान हो गया, मतलब ये धर्म में इतना अंधा हो गया ब्राह्मण धर्म में कि अधम गौड़ इसको जो है शशांक कहा गया। शशांक के जो सिक्के हैं इन पर शिव और नंदी का, शशांक के जो सिक्कों हैं इन पर शिव और नंदी का जो है चित्र, शिव और नंदी के चित्र जो है शशांक के सिक्कों पर मिलते हैं। मतलब पूरी तरीके से माना जाता है कि शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक है वो शैव धर्म का अनुयायी था क्योंकि शिव और नंदी के जो चित्र है इसके सिक्कों पर मिलते हैं। शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला। एक जो हर्ष का जो युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे 620 ईस्वी में, जो हर्ष का युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय के साथ में जो है हर्ष का, पुलकेशिन द्वितीय के साथ में हर्ष का जो है युद्ध हुआ, इसका उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति रचनाकार है रवि कीर्ति, ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति, इन्होंने इसका उल्लेख किया है तथा यह नर्मदा नदी के मुहाने पर हुआ, युद्ध हुआ नर्मदा नदी नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। इस युद्ध का उल्लेख है ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति करते हैं। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने इस युद्ध में पराजित किया था। हर्षवर्धन ने भी शशांक गौड़ और देवगुप्त को पराजित किया था उड़ीसा के शासक की सहायता से। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में, दक्षिण भारतीय अभिलेखों में हर्ष को सकलोत्तर नाथ की उपाधि से जाना जाता है। सकलोत्तर जो नाथ है उसकी सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि से हर्षवर्धन को जो है दक्षिण भारतीय अभिलेखों में जाना जाता है। अपनी दानशीलता के कारण हर्ष को द्वितीय हातिम अगर एग्जाम में आ जाए कि हातिम ताई है तो द्वितीय हातिम किया कहा जाता है हर्षवर्धन को अपनी दानशीलता के कारण। जो कोई भी दान करता है उसको हातिम कहा जाता है। तो ये हातिम जो है लाल बख्श और हातिम की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तो उनके पास भी थी। तो अपनी दानशीलता के कारण हर्षवर्धन को द्वितीय हातिम जो है कहा जाता है, या मतलब भारतीय हातिम की जो है संज्ञा इनको दी जाती है। हर्ष ने दिन को 3 भागों में बांट दिया था, अपने दिनों को इसने 3 भागों में बांट दिया था। एक भाग में प्रशासनिक कार्य, दूसरे में राजकीय कार्य और एक भाग में स्वयं के कार्य। मतलब जो अपने स्वयं के जो वो कार्य करता था वो कार्य एक भाग में, मतलब एक भाग में प्रशासनिक कार्य, एक भाग में जो है अपने राजकीय कार्य और वो है दूसरे धार्मिक कार्य। एक भाग में धार्मिक कार्य और राजकीय कार्य और एक भाग में स्वयं के कार्य मतलब व्यक्तिगत कार्य।
खुद के व्यक्तिगत कार्य जो है हर्ष जो है अपना करता था। दिन को 3 भागों में बांट दिया, प्रशासनिक कार्य, राजकीय कार्य और धार्मिक कार्य उसमें करता था। तथा इसके राजा की जो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और मंत्रियों को सचिव या अमात्य, मंत्री होते थे, इनको सचिव या अमात्य की जो है, मंत्रियों को सचिव या अमात्य की जो है संज्ञा दी जाती थी। तथा अधीनस्थ जो शासक होते थे, मतलब हर्ष के जो अधीन जो शासक होते थे, इनको महामात्य, अधीनस्थ शासकों को महामात्य शासक जो है कहा जाता था। हर्षवर्धन जो है के काल में दंड विधान जो है कठोर था, कठोर दंड विधान था। मतलब आ जाए कि दंड विधान कैसा था, तो दंड विधान जो है कठोर था। कठोर दंड विधान का मतलब है कि व्यक्ति को दंड स्वरूप उसके आंख, नाक, कान तक भी व्यक्ति को दंड स्वरूप जो है दंड विधान कठोर था, मतलब आंख, नाक, कान तक भी उसके व्यक्ति के काट दिए जाते थे। संदेश वाहक दिग्ध्वज, संदेश जो देता था उसको दिग्ध्वज, दीर्घध्वज ये होता था संदेश वाहक को दीर्घध्वज, और गुप्तचर को अतमत जो है हेनसांग के काल में, हर्षवर्धन के काल में जो है कहा गया। इसके अलावा अधिकारियों को शासन पत्र जारी कर, अधिकारियों को जो शासन पत्र आ जाए इंपॉर्टेंट है, चलो उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हर्षवर्धन जो है, अब बताते हैं कि अपने जो बहन है, अपनी बहन को हर्षवर्धन ने जो है अपनी बहन राजश्री को जो विंध्याचल पर्वत पर जो चली गई थी, उस बहन को अपने मित्र दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढकर ले आया। वापस जो है हर्षवर्धन जो है राजश्री के सहयोग से, मतलब या राजश्री के शासन पर जो है अपनी बहन का, इसने अपना बहनोई खो दिया था हर्षवर्धन ने, तो अपने बहनोई के जो शासन है कन्नौज, तो कन्नौज को इसने अपने शासन का मुख्य केंद्र बनाया, क्योंकि कन्नौज जो है सेंटर में था, मुख्य केंद्र बनाया। उसके से पहले, कन्नौज को मुख्य केंद्र बनाने से पहले हर्षवर्धन ने जो प्रारंभिक समय में अपने जो है थानेश्वर, जो करनाल हरियाणा के पास में पड़ता है, थानेश्वर से ही शासन करना प्रारंभ किया था। लेकिन थानेश्वर पर शासन करना प्रारंभ किया था, लेकिन अपनी बहन और अपने भाई और अपने बहनोई का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने जो उड़ीसा के शासक की सहायता से, उड़ीसा के शासक की सहायता से, क्योंकि उड़ीसा बंगाल के पास में पड़ता है, तो उड़ीसा के शासक की सहायता से उसने सबसे पहले शशांक से बदला लिया और शशांक को मार दिया। शशांक को मारने के बाद में हर्ष ने जो है देवगुप्त जो है मालवा का शासक, उससे बदला लिया और उसे भी पराजित करके मार डाला। उस बदले के बाद में हर्ष ने जो अपना शासन सूत्र है जो संभालना प्रारंभ किया, शासन सूत्र को संभालना प्रारंभ किया, तो हर्ष ने अपने जो शासन के 5 भागों में बांटा, और जो 5 भाग है उनमें कन्नौज, पंजाब, कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज, पंजाब, गौड़, मिथिला और उड़ीसा, 5 भागों में शासन को बांट दिया तथा कन्नौज को राजधानी बनाया। हर्षवर्धन के समय का जो मैं बताता हूं कि दंड विधान हर्ष के समय में कठोर था, व्यक्ति को सजा के रूप में उसके आंख, नाक, कान तक भी काट दिए जाते थे, तो दंड विधान हर्ष के समय में कठोर दंड विधान था। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में हर्ष को शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि जो है दी जाती है। हर्ष को इतिहास में द्वितीय हातिम, दूसरे हातिम या भारतीय हातिम नाम दिया जाता है। इसकी दानशीलता, हर्षवर्धन बहुत बड़ा जो है दानी व्यक्ति था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन के जो काल में दीर्घध्वज जो है हर्ष का संदेश वाहक होता था, गुप्तचर को अतमत कहा जाता था। शशांक जो है गौड़, जिसको अदमगौड़ सर्प कहा जाता था, जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, इसका जो है धर्म में इतना अंधा था, इसके जो सिक्कों पर शिव और नंदी की जो आकृति मिलती है। हर्ष के समय में मंत्री को सचिव और अमात्य और महामात्य इसके जो है मुख्य मंत्री होते थे।
हर्षवर्धन को पराजित किया एक अभिलेख मिलता है 620 ईस्वी का, जो है रवि कीर्ति का अहल अभिलेख, जो दक्षिण भारतीय शासक था, चालुक्य शासक था, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का जो है जैसे प्रशस्तिकार, जैसे हर्ष के समय का बाणभट्ट दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त के समय हरिसेन जो है उसका प्रशस्तिकार था। तो रवि कीर्ति जो की प्रशस्ति मिलती है ऐहोल प्रशस्ति, उसमें ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी के तट पर एक संघर्ष हुआ जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया गया। हर्ष ने अपने जो शासन के जो कार्यभार है, मतलब 3 समय बताए, मतलब 3 जो मुख्य कार्य बताए कि 3 भागों में बांट दिया कि इन 3 समयों में ये काम करूंगा। एक में प्रशासनिक कार्य और दूसरे में राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, और एक तीसरे में स्वयं के व्यक्तिगत कार्य वो करेगा। अब हम देखते हैं आगे कि हर्ष के जो प्रशासन काल है वो, मतलब वर्धन वंश का जो है प्रशासन काल कैसा था, या वर्धन वंश के शासन के बारे में जानकारी। या हर्ष की जो है उपलब्धियां क्या थी। हर्षवर्धन ने जो है अधिकारियों को, हर्ष के जो मुख्य उपलब्धि है उनमें देखो, हर्षवर्धन ने अधिकारियों को शासन पत्र, अधिकारियों को, पहला है इसका कि अधिकारियों को शासन पत्र में जमीनी अधिकार की प्रथा प्रारंभ। जमीनी अधिकार मतलब अधिकारियों को इसने जमीन देने की जो है प्रथा, जमीनी अधिकार है अधिकारियों को, प्रारंभ की पहला शासक मतलब हर्षवर्धन ने। भूमिकर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। भूमिकर आय का मुख्य स्रोत, उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमिकर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और उपज कर 1/6 भाग लिया जाता था। हर्षचरित में सिंचाई यंत्र के रूप में जो है तुला यंत्र, हर्षचरित जो है, हर्षचरित पुस्तक में सिंचाई हेतु तुला यंत्र मतलब जल पंप का उल्लेख, सिंचाई हेतु तुला यंत्र मतलब जल पंप का जो है उल्लेख होता है। हर्ष के काल के जो सिक्के, हर्ष काल में जो है सिक्के बहुत कम मिले हैं, सिक्के हर्ष काल में बहुत कम मिले हैं, सिक्के बहुत कम प्राप्त, मतलब व्यापार या बोले अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख थी, मतलब पतन की ओर जो है अग्रसर जो है अर्थव्यवस्था, मतलब पतन के कगार पर पहुंच गई थी। मथुरा सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। मथुरा
मथुरा जो है सूती वस्त्र प्रमुख केंद्र तथा शिलादित्य एवं प्रतापशील, शिलादित्य और प्रतापशील है, शिलादित्य और प्रतापशील है हर्ष की उपाधि। हर्ष की उपाधि थी शिलादित्य और प्रतापशील। हर्ष को लॉर्ड ऑफ, और इसको लॉर्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड ऑफ 5 इंडीज किस भारतीय शासक को कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ 5 इंडीज, लॉर्ड ऑफ 5 इंडीज जो है किस शासक को कहा जाता है? तो लॉर्ड ऑफ 5 इंडीज हर्ष को कहा जाता है। बाणभट्ट और मयूर, बाणभट्ट और मयूर इसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट और मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट और मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के जो नाटक है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, हर्ष के जो नाटक है वो है 3 नाटक। खुद स्वयं हर्ष जो है विद्वानों को आश्रय देता था और खुद ने भी कार्य किए। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली इसके नाटक है। इसके अलावा इसके समय 643 और 643 ईस्वी और 646 ईस्वी में चीनी दूत आए। हर्ष के दरबार में 646 और 643 ईस्वी में चीनी दूत आए जिन्होंने हर्षकालीन प्रशासन और हर्ष के शासन के बारे में जानकारी दी। हर्ष महायान शाखा का, बौद्धों की जो शाखा थी हीनयान, महायान, वज्रयान, तो हर्ष महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था। वह कन्नौज और प्रयाग में कन्नौज और प्रयाग सभा हर्ष के समय हुई। कन्नौज और प्रयाग सभा हर्ष के समय में हुई थी। बौद्ध धर्म की जो सभा हुई थी कन्नौज और प्रयाग, वो हर्ष के समय में हुई थी। और यह सभा जो है, यह सभा 5 वर्ष अंतराल में होती थी। 5 वर्ष अंतराल में होती थी। अंतराल में प्रयाग सभा को जो है महामोक्ष परिषद, प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहा गया है। प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद है कहा गया। प्रयाग सभा को जो है महामोक्ष परिषद कहा गया है। तथा हेनसांग की अध्यक्षता में हेनसांग का जो है अध्यक्षता की हेनसांग ने कन्नौज सभा की। हेनसांग ने अध्यक्षता की कन्नौज सभा की। हेनसांग ने कन्नौज सभा की अध्यक्षता की, जिसमें बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति पूजा हुई। स्वर्ण मूर्ति पूजा हुई, बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति की पूजा हुई। और ब्राह्मणों ने उपद्रव मचाया। ब्राह्मणों ने
उपद्रव किया, ब्राह्मणों ने उपद्रव किया इस सभा में। इसके अलावा छठी प्रयाग सभा में हेनसांग उपस्थित रहा। छठी प्रयाग सभा में, प्रयाग सभा हेनसांग उपस्थित, हेनसांग उपस्थित तथा बुध, शिव और सूर्य, इसमें बुध, शिव और सूर्य पूजा हुई, सूर्य पूजा हुई। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब हर्षवर्धन के बारे में। हमने बात की कि हर्ष के शासन, तो हर्ष के शासन की जो है उपलब्धियां आपके सामने है। हर्षवर्धन का जो वंश है पुष्यभूति वंश है, और इसको वर्धन वंश भी जो कहा जाता है क्योंकि इनका नाम के आगे वर्धन लगता था। हर्षवर्धन जो है, हर्ष का जो पूरा नाम था, इसके बारे में जानकारी सोनीपत से मिले प्राप्त सिक्कों से इस चीज की जो जानकारी मिलती है। इसकी जो है उपलब्धियां क्या क्या थी हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने जो है पहला उपलब्धि है, मतलब इसके अधिकारियों को जो है हर्षवर्धन ने शासन पत्र जारी किए। अधिकारियों को शासन पत्र है हर्षवर्धन द्वारा जारी हुए, और दोस्तों उन शासन पत्रों में यह जारी हुआ कि वो जमीन देने की, इस शासन पत्र में जो है जमीन देने की प्रथा का जो है सूत्रपात हुआ कि अधिकारियों को जो है जमीन दी जा सकती है। मतलब अधिकारियों को जमीन देने का जो अधिकार मिला, या जमीन देने की जो प्रथा का प्रारंभ हुआ, जमीनी अधिकार मिले, वो हर्ष द्वारा एक शासन पत्र दिया गया। मतलब अधिकारियों को इसने नगद के अलावा जमीन भी देने की जो प्रथा प्रारंभ की। हर्षवर्धन जो है के समय भूमिकर जो है राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जो उपज का 1/6 भाग उपज का भूमिकर 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग भूमिकर लिया जाता था। हर्षचरित जो है पुस्तक है, बाणभट्ट द्वारा रचित जो पुस्तक है हर्षचरित, इसमें सिंचाई हेतु एक तुला यंत्र का उल्लेख होता है जिसको जल पंप कहा जाता है। मतलब जल निकालने का जो पंप है, तो सिंचाई करने के लिए जो जल निकालने के पंप जिसको तुला यंत्र कहा है, उसका उल्लेख हर्षचरित जो है बाणभट्ट करता है। हर्ष के समय में जो है सिक्के बहुत कम मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार और अर्थव्यवस्था पतन के और अग्रसर थी, मतलब पतनोन्मुख जो है अवस्था चल रही थी। इसके अलावा हर्ष की जो उपाधि है वो शिलादित्य, प्रतापशील, हर्ष की जो है उपाधियां मिलती है। इसको लॉर्ड ऑफ 5 इंडीज भी हर्ष के बारे में कहा गया, इसको लॉर्ड ऑफ 5 इंडीज भी कहा गया। हर्ष के जो नाटक है, हर्ष स्वयं जो है विद्वानों को आश्रय करता था। बाणभट्ट और मयूर इसके दरबारी कवि थे। इसके अलावा हर्ष जो है इसके स्वयं जो नाटक रचे, जो हर्ष के जो प्रिय जो नाटक थे, हर्ष के प्रसिद्ध नाटक थे नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की। हर्ष महायान की बौद्ध शाखा का अनुयायी था, जिसने कन्नौज और प्रयाग 2 सभा आयोजित करवाई, जो 5 वर्ष के अंतराल में होती थी। प्रयाग सभा को है महामोक्ष परिषद कहा गया। इंपॉर्टेंट है कि महामोक्ष परिषद कौन सी सभा को कहा जाता है, तो प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहा गया। हेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज सभा हुई, जिसमें बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध महात्मा बुद्ध की सोने की मूर्ति की पूजा हुई, और इस बात से जो है ब्राह्मण जो वर्ग है वो खफा हुआ और उसने उपद्रव फैलाना प्रारंभ कर दिया। छठी प्रयाग जो सभा हुई उसमें भी हेनसांग उपस्थित था, और उसमें बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा हुई, मतलब ईश्वर की पूजा हुई। बुद्ध, शिव और ईश्वर की पूजा की गई। मथुरा जो है हर्ष के समय में सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग था। हेनसांग ने अपनी रचना जो लिखी है उसका नाम है श्यो क्यो की। हेनसांग की जो रचना है श्यो क्यो की है नाम रचना का। हर्षवर्धन की दानशीलता या फिर हर्षवर्धन के बारे में जो उल्लेख होता है कि सभा के अंत में जब ये कन्नौज जो है सभा हुई, जो लास्ट जो सभा हुई हर्ष के काल में प्रयाग सभा, उस सभा के अंत में
हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ, जमीन और अपना शासन सब कुछ त्याग दिया और उसने सब कुछ त्यागने के पश्चात अपनी बहन राजश्री द्वारा जो वस्त्र दिए गए उन वस्त्रों को हर्षवर्धन ने पहना। मतलब इससे भी ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन एक बहुत ही दानी प्रवृत्ति का पुरुष था। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पुष्यभूति वंश, जिसका जो है मुख्य शासक था प्रभाकर वर्धन, उसके जो 3 बच्चे थे राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन, और हमने हर्षवर्धन, राजश्री और राज्यवर्धन के बारे में बात की। अब हम अगली जो कक्षा है हमारी होगी उसमें बात करेंगे दक्षिणी भारतीय राजवंशों का उदय।